ये क्या हो गया? वायरस है क्या इसमें? स्टार्ट किया जाए। हमारा कौन सा लेक्चर है? लेक्चर 9। ठीक है, इसके बाद एक और है, कैटेगरी एनालिसिस पढ़ोगे, कुछ और भी चीजें पढ़ोगे। तो कल का बहुत छोटा लेक्चर होगा। ठीक है, देखो हमें तुम्हें क्या बताना था, टर्नर सिंड्रोम के बारे में। किसके बारे में? ठीक है, ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है ना, बताया था। अगर तुमसे कोई पूछे कि टर्नर सिंड्रोम क्या होता है तो उसका आंसर क्या दोगे? कि सर ये एक्स लिंक्ड एन्यूप्लाइडी डिसऑर्डर होता है। क्या होता है? ठीक है ना, समझ में आ रहा है? अब आगे क्या बोलोगे इसमें? लॉस ऑफ वन कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। इसमें क्या होता है, जो एक्स क्रोमोसोम होता है उसकी दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं ना, वहां पर एक एक्स क्रोमोसोम का क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है, यानी मोनोसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम इसे बोलते हैं। और जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये किसमें देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है फीमेल में। किसमें? फीमेल। हाँ, यहां पे लिख लो, इन फीमेल। समझ में आया? क्योंकि फीमेल में होता है दो एक्स क्रोमोसोम। क्या होता है? 46 वो 44 ऑटोसोम होते हैं, बोलो हाँ। 44 ऑटोसोम और दो क्या होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम, है ना, जिसको एलोसोम बोलते हैं। तो कितने हो गए? 46 हो गए। लेकिन यहां पे क्या होता है भैया, कि यहां पे एक एक्स क्रोमोसोम, यानी एक एक्स क्रोमोसोम क्या हो जाता है? यहां पे लॉस हो जाता है, वहां पे कमी हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं 45 क्रोमोसोम होगा यहाँ पे, यानी 44 ऑटोसोम, और क्या होगा? एक एक्स क्रोमोसोम, जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। 44 एक्सो बोल सकते हो या 44 एक्स बोल सकते हो। ओ का मतलब यहाँ पे कोई भी क्रोमोसोम एक्स देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है ना? तो अगर तुमसे पूछे कि टर्नर सिंड्रोम में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो क्या बोलोगे? 45 क्रोमोसोम। कितने? 45। समझ में आ रहा है? नींद आ रही है क्या तुमको? नींद काहे आ रही है? अच्छा, टोटल क्रोमोसोम क्या है? 45। क्या इसमें बार बॉडी देखी जाएगी? पहले बताओ, यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम का नंबर कितना है? बार बॉडी इक्वल टू एक्स नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम माइनस 1 ना। तो यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम 1 है, -1, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा? 0। बार बॉडी नहीं बनेगी। बार बॉडी तब बनेगी जब दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं और उनमें से एक क्या होता है? इनएक्टिव। बोलो हाँ। ठीक, हाँ। अच्छा, ऐसी जो फीमेल होती है ना, इनकी ओवरी रूडिमेंट्री होती है, पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं होती, और ना ये कोई प्रकार के गेमेट बना सकते हैं। कौन? फीमेल। स्टेराइल होती है यार, गेमेट ही नहीं बनाएगा तो बच्चे नहीं पैदा कर पाएगी ना ये। लॉ क्या लिखा है? लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्स करेक्टर। जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर होता है वो इनमें देखने को नहीं मिलता। शॉर्ट स्ट्रेचर एंड वेब्ड नेक। इनका शॉर्ट स्ट्रेचर यानी छोटा मन होता है, ठीक है ना, वेब्ड एकदम मोटी गर्दन वाली, ठीक है, वेब्ड नेक इसमें देखने को मिलता है। तो ये किसके बारे में था? टर्नर सिंड्रोम। बताओ, समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं? चलो भैया, अब हम तुमको कुछ बताने जा रहे हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, बताओ? हाँ, अब हम तुम्हें बताएंगे म्यूटाजन के बारे में। किसके बारे में? मेरे स्टूडेंट, ये जो म्यूटाजन होते हैं, ये पता है क्या होता है? जैसे एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे बोलूं, इधर सुनो, अगर मैं तुमसे बोलूं कि माउथ कैंसर कैसे होता है? सर जी, मसाला गुटखा खा करके होता है। कैसे होता है? गुटखा मसाला खा करके होता है, ठीक है। तो जो गुटखा और मसाला हो गया वो म्यूटाजन हो गया। क्या हो गया? इससे कैंसर हो सकता है। क्या हो सकता है? कैंसर कॉज करने वाले को कार्सिनोजन बोलते हैं, और म्यूटेशन जिसकी वजह से होते हैं उसको क्या बोलते हैं? म्यूटाजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समझ में आया? अब वो म्यूटाजन क्या है? चाहे केमिकल हो या फिजिकल हो, समझ में आया, या बायोलॉजिकल हो, ठीक है। तो यहां पर मैं किसके बारे में बताने जा रहा हूं? म्यूटेशन के बारे में। तो म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट को हम क्या बोलते हैं? म्यूटाजन से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिर बताओ, म्यूटाजन क्या होते हैं? क्या होते हैं म्यूटाजन? यानी म्यूटेशन को करने वाले,
जिनकी वजह से म्यूटेशन होता है उसे क्या बोलते हैं, म्यूटाजेंस। अब ये जो म्यूटेशन होते हैं भैया ये होते हैं दो टाइप के, कितने, दो टाइप के नहीं होते हैं, कहने का मतलब है ना। म्यूटाजेंस कौन कौन से होते हैं यहाँ पे, एक होता है केमिकल, क्या होता है, ठीक है, और एक होता है क्या, फिजिकल, क्या होता है, बायोलॉजिकल म्यूटाजेंस भी होते हैं, ठीक है ना, बट वहां पे हम बात नहीं करेंगे, केमिकल एंड फिजिकल के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। बोलो हाँ। अब यहाँ पे क्या लिखा है, फिजिकल में पढ़ोगे तुम रेडिएशन, क्या, ठीक है, और किसकी वजह से, टेम्परेचर की वजह से, ठीक है। तुमने कभी देखा है कि कोई एक्सरे करवाया, हाई एक्सरे वाला रेडिएशन डाल दिया जिसकी वजह से उसका डीएनए में कोई चेंज आ गया और बंदे को क्या हो गया, कैंसर हो गया, क्योंकि म्यूटेशन में चेंज आ जाता है ना, ठीक है ना, और उसे क्या बोलते हैं, आगे जाकर के कैंसर हो जाएगा, उसको क्या हो जाएगा, कुछ दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो क्या होता है, रेडिएशन और टेम्परेचर वाला होगा। रेडिएशन में होते हैं कौन कौन से बताओ, रेडिएशन में एक होता है आयोनाइजिंग के थ्रू और दूसरा नॉन आयोनाइजिंग। कहने का मतलब ये अल्फा रेस, बीटा रेस, गामा एंड एक्स रेस, इनकी वजह से जो म्यूटेशन होता है उसको म्यूटाजेन बोलते हैं, जो रेडिएशन में आता है। और नॉन आयोनाइजिंग में कौन आते हैं, यूवी रेस, यूवी रेस की वजह से क्या होते हैं, म्यूटेशन होते हैं, ये क्या होते हैं बताओ, म्यूटाजेंस, क्या है। और फिजिकल में टेम्परेचर हो गया, जैसे तुम धूप में निकलते हो ना, धूप में क्या निकलते हो, धूप में निकलते हो, काले हो जाते हैं ना लोग, काले क्यों हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं बताओ, बताओ बताओ। काले इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जो हमारी जीन बनाती है, जो हमें गोरा रखती है, जो मेलानिन प्रोड्यूस करती है, क्या, ये मेलानिन ज्यादा प्रोड्यूस होगी तो हम काले हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, धूप में मेलानिन ज्यादा बनते हैं, ठीक है, मेलानिन कम बनेगा तो हम लोग गोरे होंगे, समझ में आया, हाँ बिल्कुल मेरी तरह, ठीक है। चलो भैया, तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हमने खत्म कर लिया, नाउ वी आर मूविंग ऑन, ठीक है, जीन डिसऑर्डर, इसके बारे में, जिसको हम मेंडेलियन डिसऑर्डर भी बोलते हैं। अब हम तुमसे ये पूछे, ये मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या है, या जीन डिसऑर्डर क्या होता है भाई, बताओ, हाँ हाँ बोलो क्या होता है। देखो, दिस इज द अल्टरनेशन और म्यूटेशन दैट अकर्स इन अ सिंगल जीन। ध्यान से सुनना, तुम सबको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, ये हमारा एक डीएनए है, क्या है, ध्यान से सुनना, ये क्या है, ये डीएनए है, क्या है, लॉन्ग चेन ऑफ डीएनए, ठीक है। इस डीएनए पर जानते हो क्या प्रेजेंट होती है, जीन प्रेजेंट होती है, क्या प्रेजेंट होती है, जीन। जैसे मैं बोलूं इस डीएनए पर ये जीन है, क्या है, क्या पता ये इंसुलिन बनाने वाली जीन हो, क्या हो, और यहाँ पे ये जीन है जो क्या प्रोड्यूस कर रही हो, मेलानिन, क्या प्रोड्यूस कर रही हो, और एक यहाँ पे ये जीन है, ठीक है, क्या है। अब इस जीन को तुम ऐसे निकालोगे तो यहाँ पे ये तुमको एक सेगमेंट दिख रहा है, डीएनए के सेगमेंट को क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। और मैं तुम्हें बता दूं, जो ह्यूमन होता है, ह्यूमन के डीएनए में लगभग 25,000 से 30,000 तक जीन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जो हर चीज के लिए क्या करते हैं, हर अलग अलग प्रोटीन को क्या करते हैं, कोड करते हैं। समझ में आया, ठीक है। अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि यहाँ पे ये जो जीन है, क्या है, ये हमने जो जीन निकाला, अगर इनमें सिंगल, क्या लिखा है, सिंगल जीन, बहुत सारे जीन होते हैं ना, अगर उस डीएनए में जो बहुत सारे जीन है उनके एक सिंगल जीन में अगर क्या हो जाए, म्यूटेशन हो जाए, क्या हो जाए, म्यूटेशन, या हो जाए अल्टरनेशन, क्या हो जाए, अल्टरनेशन हो जाए, अल्टरनेशन को बोलते हैं बहुत भारी वाला मिस्टेक, उसे क्या बोलते हैं बताओ, हाँ उसे बहुत भारी वाला मिस्टेक बोलते हैं, जीन डिसऑर्डर, क्या बोलते हैं मास्टर, ये बताओ इसको मेंडेलियन डिसऑर्डर क्यों बोलते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर क्यों बोलते हैं, लिखा है these disorder are inherited according to principle of inheritance by मेंडल। मेंडल ने क्या बोला था, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस दिया था, है ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो उसके हिसाब से ये पेरेंट से प्रोजनी में इनहेरिट भी हो सकता है, क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है मेंडल के अकॉर्डिंग, क्योंकि मेंडल ने बोला था ना, जो पेरेंट्स के ट्रेट होंगे वो प्रोजनी में ट्रांसफर होंगे, इसीलिए ये भी ट्रांसफर होंगे, इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर। बोलो हाँ, समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात है क्या, कैन बी ट्रेस्ड इन फैमिली, ठीक है भाई। अच्छा हाँ, इसको हम अगर किसी भी फैमिली में, जैसे मैं तुमको बताऊं, मेरे पिताजी को जो बीमारी थी
उनकी माता जी को शायद रही होगी, या उनके दादा को रही होगी, दादी को रही होगी, किसी ना किसी को रही होगी ना। तो हम क्या करते हैं, किसी भी फैमिली में डिजीज के बारे में पता करते हैं, क्या करते हैं, डिसीज का क्या कैरेक्टर है, उसका जीन का क्या था रिलेशन, ठीक है ना, उसको हम किसके थ्रू निकालेंगे, पेडिग्री एनालिसिस। यानी किसी परिवार में, क्या मैंने बोला, किसी परिवार में या पीढ़ियों में, ठीक है ना, क्या रही हो, अगर कोई बीमारी रही हो तो उसको हम पता करते हैं थ्रू द पेडिग्री एनालिसिस। और पेडिग्री एनालिसिस हम लास्ट में समझाएंगे, क्योंकि समझने वाली थोड़ी सी देर में आती है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? लास्ट में बताएंगे, अभी नहीं। लो भैया, अब आ गया तुम्हारा कौन, वही मेंडेलियन डिसऑर्डर के टाइप। क्या मैंने बोला, बोलो बोलो, हाँ, फिर बोलो, हाँ, यहां पे क्या मैंने लिखा, मेंडेलियन डिसऑर्डर, और ये इसके हैं दो टाइप, ठीक है ना, बोलो हाँ मास्टर। चलो अब इधर देखो, अगर मैं तुमसे बोलूं कि मेंडेलियन डिसऑर्डर कितने टाइप के होते हैं, क्या बताओगे? अरे मास्टर दो होते हैं, कितने? एक होता है ऑटोसोमल डिसऑर्डर और दूसरा होता है क्या, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। क्या होता है? बहुत बढ़िया, बोलो बोलो बोलो, ऑटोसोमल, और दूसरा क्या होता है, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। मास्टर सेक्स लिंक्ड का मतलब क्या होता है? अरे यार, जो एक्स क्रोमोसोम की वजह से हो, क्या, जो एक्स क्रोमोसोम के जीन में कोई दिक्कत हो वो एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, वाई में हो तो वाई लिंक्ड डिसऑर्डर। सेक्स का मतलब क्या हुआ, एक्स और वाई से रिलेटेड है, और ऑटोसोमल का मतलब डोमिनेंट और रिसेसिव से रिलेटेड है। समझ में आया? ठीक है ना, बोलो हाँ समझ में आ गया, बोलो हाँ, और अच्छे से बोलो, हाँ सर समझ में आ गया, हाँ बहुत बढ़िया। अब सुनो, अब तुम्हें क्या करना है, सर हमें खाना खाना है, क्या खाना है, सर हमें मार खाना है। इधर सुनो, ये ऑटोसोमल जो डिसऑर्डर होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक ऑटोसोमल डोमिनेंट और दूसरा क्या होता है, ठीक है ना, ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड ऑटोसोमल रिसेसिव। बोलो हाँ, ठीक है ना। ऑटोसोमल डोमिनेंट की अगर बात करते हैं तो यहां पे जो एग्जांपल होगा वो किसका होगा, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। क्या बोलते हैं, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, ठीक है ना, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ठीक है ना, यानी कि ऑटोसोमल क्रोमोसोम है और डोमिनेंसी की वजह से हो रहा है, तो ये मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी है। एनसीईआरटी में नहीं है, ज्यादा पढ़ना नहीं इसके बारे में, थोड़ा सा बता देंगे बस। अब ऑटोसोमल रिसेसिव की अगर बात करते हैं तो इनमें कौन कौन से आते हैं, एल्केप्टोन्यूरिया, बोलो हाँ, फिनाइलकीटोन्यूरिया, बोलो हाँ, ना गलत हो गया, फिनाइलकीटोन्यूरिया बोलो हाँ, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया पढ़ोगे, एल्बिनिज्म भी थोड़ा सा हम पढ़ा देंगे, गोरा चट्टा आदमी। समझ में आया, गोरा चुट्टा नहीं, गोरा चुट्टा आदमी, ठीक है। अब यहाँ पे हम किसके बारे में बात करेंगे, इधर देखो, सेक्स लिंक डिसऑर्डर में एक ये है और एक ये है। एक है कौन सा, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, और दूसरा है कौन सा, वाई लिंक्ड डिसऑर्डर। बोलो हाँ, बहुत बढ़िया। अब अगर मैं बोलूं एक्स लिंक्ड, एक बार बताओ, एक्स लिंक्ड किसमें होता है, लड़का में भी होता है, लड़की में भी होता है, लड़का में भी होता है, लड़की में भी होता है, यानी एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर मेल में भी होगा और फीमेल में। लेकिन वाई किसमें होता है, मेल में। तो एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर किसमें होगा, केवल मेल में, ओनली मेल्स में, ठीक है। तो ये फीमेल और मेल दोनों में, ये केवल मेल में देखा जाएगा, ठीक है। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, देखो ये जो एक्स लिंक्ड, एक बार बताओ, एक्स क्रोमोसोम मेल और फीमेल दोनों में होता है ना, तो मतलब ये डिजीज मेल में भी होगा और फीमेल में। लेकिन वाई क्रोमोसोम केवल मेल में होता है ना, तो ये वाला सिर्फ मेल में होगा, फीमेल में नहीं होगा। समझ में आया, समझ आया, ठीक है। अब सुनो, एक्स लिंक्ड भी होते हैं डोमिनेंट और रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट और एक्स लिंक्ड रिसेसिव। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट हमको पढ़ना ही नहीं है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव में कौन सा आएगा, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया। कौन कौन से आएंगे, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया। और जो वाई लिंक्ड होते हैं ये होते हैं क्या, हाइपरट्राइकोसिस। क्या होते हैं, हाइपरट्राइकोसिस का मतलब जानते हो क्या होता है, तुमने बुजुर्गों को देखा है, बुजुर्ग लोगों को उनके कान में बाल आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, बड़े बड़े बाल ना, इसकी वजह से क्या होता है, हेयर्स, हेयर्स ऑन ईयर्स, कानों में क्या आ जाते हैं, कान नाक में क्या आ जाते हैं, बाल आ जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, हाइपरट्राइकोसिस। समझ में आया, क्या हुआ,
अरे हमारे में गए आएंगे, बोलो समझ में आ गया? ठीक, जरा ध्यान से सुनो। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी किसकी बात कर रहे हैं? पढ़ाई में मन लगाओ। क्या हुआ? उसको देख रहे हो क्या? हाँ सुनो, अभी समझ नहीं पाओगे क्या है, पूछेंगे बता नहीं पाओगे। हाँ इधर देखो, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी में क्या लिखा है? ये एक जानते हो हेरिडिटी डिसऑर्डर है। क्या है? मतलब कि पेरेंट से प्रोजनी में भी हो जाएगी। एक हेरिडिटी डिसऑर्डर है जो अफेक्ट करता है मसल को। किसको? दैट कॉजेज प्रोग्रेसिव डीजनरेशन एंड वीकनेस ऑफ मसल। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी एनसीईआरटी ने इतना ही दिया है कि ये एक ऐसी बीमारी होती है। क्या मैं बोला कि मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी एक ऐसी बीमारी होती है जो किसी भी बंदे में होती है और उनके मसल को क्या कर देती है? पूरी तरह से नष्ट खत्म कर देती है, जिसको बोलते हैं डीजनरेशन ऑफ मसल। मसल को क्या करती है? धीरे धीरे डीजनरेट करने लगती है, जिसकी वजह से वो बंदा या बंदी क्या हो जाती है? बताओ, वीक हो जाती है। क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। देखो ना बेचारा मसल पूरा खत्म होता जा रहा है, क्लेविकल दिख रहा है इसका एकदम पिचक गया है ना। तो समझ में आया? मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी का मतलब क्या होता है? जो भी मसल्स होते हैं वो डिजनरेट होने लगते हैं, जिसकी वजह से बंदा क्या हो जाता है? वीक हो जाता है। समझ में आया? अगर ज्यादा डिजनरेट होने लगेगा तो बंदा तो मर जाएगा ना, ठीक है ना, खून की कमी होने लगेगी। अब सुनो, अब हम बात करेंगे एल्बिनिज्म के बारे में। किसके बारे में? एल्बिनिज्म का मतलब होता है एकदम गोरा चिट्टा। क्या? एकदम गोरा, जैसे ये है, ठीक है। यहां पे क्या होता है सुनो, दिस इज एन इनहेरिटेड डिसऑर्डर। ये भी इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, ठीक है ना। अब सुनना, कैरेक्टराइज बाय absence और रिडक्शन ऑफ मेलेनिन पिगमेंट इन स्किन। क्या लिखा है? दिस इज एन इनहेरिटेड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाय absence और रिडक्शन ऑफ मेलेनिन पिगमेंट। सुनना एक बात, ये जो मेलेनिन है क्या है? मेलेनिन जानते हो क्या होता है? ये पिगमेंटेशन में हेल्प करता है। किसमें? पिगमेंटेशन में क्या कर रहा है? ये हेल्प करता है, ठीक है। अगर मेलेनिन का प्रोडक्शन ज्यादा है, क्या मैंने बोला? मेलेनिन का प्रोडक्शन अगर ज्यादा है तो बंदा कैसा होगा? काला होगा। कैसा होगा? तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है ना, ठीक है। अगर मेलेनिन, क्या मैंने बोला? मेलेनिन ज्यादा है तो कैसा होगा बंदा? बताओ, डार्क होगा। कैसा? अगर मेलेनिन कम है, क्या है ना, मेलेनिन अगर कम है तो ये कैसा होगा? लाइट, यानी गोरा होगा। कैसा होगा? तो यहाँ पे क्या लिखा है? पढ़ो, यहाँ पे क्या लिखा है कि इस बीमारी में मेलानिन का जो रिडक्शन देखा गया है, और रिडक्शन मेलानिन किस में प्रेजेंट होता है? स्किन में, हेयर में, आइस में, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? इनका हेयर, स्किन, आइस एकदम क्या हो जाता है? व्हाइट, एकदम दूध जैसा सफेद हो जाता है। जैसे यहाँ पे तुम देख रहे हो ना, पूरा एकदम सफेद हो गई है, चादर बिछ गया हो सफेद वाला, ठीक है ना। एंड कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन जीन्स इन्वॉल्व इन मेलानिन फॉर्मेशन। ये कैसे होता है सर? ये कैसे होता है? मेलानिन को बनाने वाली एक जीन होती है। क्या होती है? जब उस जीन में म्यूटेशन हो जाए, क्या हो जाए? अब म्यूटेशन की वजह से हो जाता है क्या? एल्बिनिज्म। क्या हो जाता है? कैसे म्यूटेशन होगा कि भैया जीन में कुछ ऐसे न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में चेंज हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो मेलानिन प्रोडक्शन हो रहा है वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? समझ में? इसको देखो, फिर आगे बढ़ते हैं। पानी कहाँ? ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है। बहुत मारेंगे नहीं बोलोगे तो। चलो मेरे हीरो, अब देखो, अब किसकी बात करेंगे? फिनाइल कीटोन्यूरिया। ध्यान सुनना, फिनाइल कीटोन्यूरिया क्या होता है? इसको हम जानते हो क्या बोलते हैं? पीकेयू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है ना, फिनाइल कीटोन्यूरिया। यूरिन में कीटोन बॉडीज की मात्रा क्या हो जाती है? यहाँ पे ज्यादा हो जाती है। जो फिनाइल पायरुविक होती है ना, उसकी मात्रा क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये जो है क्या है? एक मेंडेलियन डिसऑर्डर है। क्या है? यानी जीन डिसऑर्डर है। मेंडेलियन डिसऑर्डर का मतलब जीन डिसऑर्डर है।
This is an inherited disorder in which the affected individual lacks the enzyme needed to convert phenylalanine into tyrosine. इसमें क्या होता है कि जो बंदा होता है वो अफेक्टेड होता है, क्या होता है, जहां पे जो फिनाइल एलानिन होता है जो आगे जाकर के एंजाइम की हेल्प से क्या बनाता है, टायरोसिन बनाता है, वही एंजाइम क्या हो जाती है, क्या रिड्यूस हो जाती है, क्या हो जाती है, अफेक्ट हो जाती है। जैसे देखो ये फिनाइल एलानिन, क्या मैंने बोला, ये फिनाइल एलानिन कन्वर्ट होती है किसमें, टायरोसिन में, किसमें, टायरोसिन एमाइनो एसिड होती है, ठीक है ना। ये फिनाइल एलानिन टायरोसिन एमाइनो एसिड में क्या होती है, कन्वर्ट होती है, जिसके लिए कौन हेल्प करता है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, ठीक है ना। लेकिन अब क्या हुआ कि ये फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम यहां पे क्या हो रहा है, अफेक्टेड हो गए, क्या हो चुके हैं, इसकी कमी हो गई है, जिसकी वजह से फिनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट ना होकर के किसमें कन्वर्ट हो गया, फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गया। क्या मैंने बोला, फिर से सुनना कि फिनाइल कीटोन्यूरिया एक मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है जहां पे क्या होता है कि जो फिनाइल एलानिन होता है वो क्या करता है, टायरोसिन में कन्वर्ट होने को था, किसमें, लेकिन इसमें क्या हो जाता है पीकेयू डिजीज में कि फिनाइल कीटोन्यूरिया हाइड्रोक्सी एंजाइम, हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम क्या हो जाती है, अफेक्ट हो जाती है, इसकी लैक हो जाती है, कमी हो जाती है, जिसकी वजह से फिनाइल एलानिन टायरोसिन एमाइनो एसिड में कन्वर्ट ना होकर के किसमें, फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होती है। समझ में आया, समझ में आया, ठीक है ना। अब होता क्या है, ठीक है ना, देखो अगर ये फिनाइल पायरुविक एसिड हमारे बॉडी में बन गए, क्या हो गए, बन गए बॉडी में, तो अब ये जाकर के ब्रेन में इकट्ठे हो जाएंगे, कहां पे, ब्रेन में क्या इकट्ठे हो जाएंगे, फिनाइल पायरुविक एसिड इकट्ठे हो जाएंगे, जो किससे बना था, फिनाइल एलानिन की वजह से, ड्यू टू द डिफेक्ट ऑफ फिनाइल कीटोन्यूरिया। अब ये ब्रेन में जब जमा हो जाएगा, मुझे बताना, ब्रेन में जब धीरे धीरे ये फिनाइल पायरुविक एसिड जमा होने लगेगा तो बंदे को क्या होगा, मेंटल रिटार्डेशन, क्या, चक्कर आना, दिमागी हालत से खराब हो जाना, है ना, मेंटली एकदम परेशान हो जाना, जिसको हम बोलते हैं मेंटल रिटार्डेशन एंड डीप पिगमेंटेशन ऑफ स्किन एंड हेयर, और जिसकी वजह से स्किन और हेयर की क्या होने लगती है, डीप पिगमेंटेशन होने लगती है, यानी कलर उड़ने लगते हैं, क्या होने लगते हैं, कलर उड़ने लगते हैं। समझ में आया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फिनाइल कीटोन्यूरिया। और मेरे भैया ये एक प्लियोट्रोपिक डिसऑर्डर है, क्या है, कौन सा डिसऑर्डर है, प्लियोट्रोपिक। समझ में आ गया। नेक्स्ट, ये बोर्ड में आता है, पहले बता दूं, ठीक है ना, जो पहले पढ़ाया हूं वो भी और ये सब आ रहे हैं। अब मैं तुमसे बात करूंगा सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस या सिस्टिस फाइब्रोसिस, ठीक है। सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होता है, लिखना नहीं है, ये भी क्या है, जीन डिसऑर्डर है, बोलो हाँ मास्टर, जीन डिसऑर्डर, बोलो हाँ। अब यहां पे जानते हो क्या होता है, ये क्या होता है, एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, क्या है, क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। देखो ये देखो ऑटोसोमल रिसेसिव दिख रहा है ना पूरे लाइन से, क्योंकि अभी हमने एक्सेलेरेट वाला बताया ही नहीं है, ठीक है। तो कैसा है ये सिस्टिक फाइब्रोसिस, जो है एक मेंडेलियन यानी जीन डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, और इसमें जानते हो क्या होता है, कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मली थिक म्यूकस। यहां पे क्या होता है, बंदे में क्या होता है ना कि इसका जो एलिमेंट्री कैनाल है या जो पैनक्रियाज है, लीवर है, लंग्स में, इनमें क्या हो जाता है, गाढ़ा गाढ़ा म्यूकस बन जाता है, क्या बन जाता है, म्यूकस एकदम थिक हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है, बंदे को ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है और डाइजेशन प्रॉब्लम होती है। एक बात मुझे बताओ, पैनक्रियाज में जो पैनक्रियाटिक डक्ट होती है, अगर उसमें म्यूकस जम जाए, यानी तुमने पाइप में क्या जमा दिया है, म्यूकस, क्या जमा दिया है, ठीक है। अब मुझे बताओ पानी आगे बढ़ेगा क्या, जब पैनक्रियाज के पैनक्रियाटिक डक्ट में ये म्यूकस जम गया है तो क्या पैनक्रियाटिक जूस आगे बढ़ेगा क्या, भोजन को डाइजेस्ट करेगा क्या, नहीं करेगा ना, तो डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी। अब जैसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स में क्या होता है, जो लंग्स होती है, क्या होती है, लंग्स में जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं, क्या उनमें म्यूकस जम जाए, क्या जम जाए, तो एयर पास होगी क्या, नहीं पास होगी ना, तो उस बंदे को क्या होगी, खांसी भी आएगी, डाइजेशन प्रॉब्लम होगा, इसे ही बोलते हैं क्या, सिस्टिक फाइब्रोसिस, क्या बोलते हैं, ठीक है ना। यहां पे क्या होता है, कॉजेज क्या है, यह लिखा है, देखो म्यूटेशन इन CFTR जीन, एक जीन होती है जिसकी वजह से क्या होता है, ये सिस्टिक फाइब्रोसिस देखने को मिलता है, CFTR जीन इसको बोलते हैं। बताओ इतने समझ में आ गई, बोलो आगे बढ़े हैं। अब आता है हमारा सिकल सेल एनीमिया, क्या आता है, हाँ ठीक है, अब ये चैप्टर को खत्म भी करना है ना। सिकल सेल
बहुत बढ़िया। तुमसे अगर मैं पूछूं, मत पूछो सर, कुछ नहीं याद है। सिकल सेल एनीमिया का बार मैंने बताया है। आरबीसी क्या हो जाती है? हंसिए की शेप। क्या हो जाती है? हंसिए की शेप हो जाती है। क्या ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है? हाँ मास्टर है। एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रॉपी? हाँ मास्टर, ये भी है। इसमें क्या होता है? क्रोमोसोम 11 पे गड़बड़ी के कारण होता है। ये किसके कारण? ठीक है ना, ये होता है सिकल सेल एनीमिया, जहां पे जो म्यूटेंट हीमोग्लोबिन होता है, यानी हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में कुछ चेंज हो जाता है, और ऐसे हीमोग्लोबिन को बोलते हैं म्यूटेंट हीमोग्लोबिन। क्या मतलब? हीमोग्लोबिन के अल्फा बीटा चेन में क्या हो गया यहाँ पे बदलाव आ गया, चेंजेस आ गया है, एंड कॉजेस आरबीसी टू बिकम सिकल सेल हीमो। एक बार मुझे बताओ, हाँ मास्टर सुनाओ, ये आरबीसी है। क्या है? आरबीसी में प्रेजेंट होती है हीमोग्लोबिन। क्या है? आरबीसी का शेप बाई कॉन्केव होगा, ये डिसाइड करता है कौन? हीमोग्लोबिन। समझ में आया? आरबीसी का जो बाई कॉन्केव शेप होता है, वो क्या मैंने बोला? आरबीसी का जो बाई कॉन्केव शेप होता है, ये बाई कॉन्केव शेप है, वो कौन डिसाइड करता है? हीमोग्लोबिन। अगर हीमोग्लोबिन के अल्फा बीटा चेन में ही दिक्कत आ जाए तो मुझे बताओ, आरबीसी की चेन में वो आरबीसी का शेप बदल नहीं जाएगा? और आरबीसी का शेप बाई कॉन्केव से, क्या मैंने बोला? बाई कॉन्केव से ये हो जाता है सिकल सेल। कैसा? हंसिए के जैसा। ठीक है, और ये किसकी वजह से होता है? अंडर लो ऑक्सीजन कंडीशन। यानी हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में सर कैसे चेंज आया? ऑक्सीजन की कमी की वजह से। और जब ऑक्सीजन की कमी हुई तो हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में चेंज आया, हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में चेंज आया तो आरबीसी के स्ट्रक्चर में भी चेंज। ये मास्टर, ये रीढ़ की हड्डी अगर मैं ऐसे कर दूं तो क्या मैं सीधा रहूंगा? क्या नहीं ना, सीधा रहूंगा क्या? नहीं ना, टेढ़ा हो जाऊंगा। ठीक है, मर भी जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ देखो क्या लिखा है कि जो हीमोग्लोबिन की बीटा चेन है, क्या है? बीटा चेन की जो 6 पोजीशन है, सुनना, हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन है उसके 6 पोजीशन में एक कोडॉन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? GAG। क्या बोलते हैं? ये एक कोडॉन है। क्या है? और ये जो कोडॉन है कोड करता है किसके लिए? कोड फॉर ग्लूटामेट। किसके लिए? ध्यान से सुना, मैंने क्या बोला कि सिकल सेल एनीमिया की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन है, क्या है? बीटा चेन जो 6 पोजीशन में होती है। क्या? बीटा चेन की जो 6 पोजीशन है, ध्यान से सुनना, बीटा चेन हीमोग्लोबिन प्रोटीन से बनी होती है। किससे? और उस प्रोटीन की जो 6 पोजीशन है वहां पर एक कोडॉन होता है GAG, गैग। क्या होता है? ये जो कोडॉन होता है कोड करता है किसके लिए? ग्लूटामेट के लिए। किसके लिए कोड करता है? ग्लूटामेट के लिए कोड करता है। अब होता क्या है, 6 पोजीशन में क्या आ जाता है? चेंज आ जाता है। क्या जाता है? क्या आ जाता है? चेंज आ जाता है, जिसकी वजह से गैग से गुग हो जाता है। क्या हो जाता है? ठीक है, गैग से गुगा। ठीक है ना, गैग से गुग आ गया। क्या आ गया? ठीक है, अब मुझे बताना, गैग ग्लूटामेट के लिए कोड कर रहा था, यानी गैग बना रहा था ग्लूटामेट, लेकिन अब गुग, क्या मैंने क्या बोला? जो गुग है अब वो बनाएगा क्या? वैलीन। क्या बनाएगा? है यार, क्या बनाएगा? वैलीन बनाएगा। समझ में आया? मास्टर एक बार फिर बता दो, सिकल सेल एनीमिया एक ऐसी बीमारी होती है जो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, प्लियोट्रॉपी बीमारी होती है। ठीक है ना, और ये क्या है बताओ? क्रोमोसोमल 11 में दिक्कत होने की वजह से होता है। यहाँ पे क्या होता है कि हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन है और बीटा चेन की जो 6 पोजीशन है वहां पर एक कोडॉन होता है, गैग। क्या होता है? ये गैग जो है ग्लूटामेट अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। ठीक है ना, अब ये जो गैग है, क्या मैंने बोला? गैग जो 6 पोजीशन में पाया जाता है, इनमें चेंजेस आ गए। क्या आ गए? जिसकी वजह से गैग कन्वर्ट हो गया किसमें? गुग में। यानी कि यहाँ पे जो ए है, क्या है? ए है, वो ए के सामने क्या आ गया? ए हट करके यू आ गया। यानी जो ए है वो किसमें चेंज हो गया? यू में। एडेनिन किसमें चेंज हो गया? यूरेसिल में। अब ये जो यूरेसिल है यानी गुग है, ये कोड कर रही है वैलिन के लिए। किसके लिए? बट कोड करना चाहिए किसके लिए? ग्लूटामेट के लिए, जो कि कर रहा था ये चेंजेस आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में क्या आ गया? क्या आ गया? हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में आ गया चेंज, जिसकी वजह से आरबीसी भी क्या हो गई? सिकल से। आरबीसी क्या हो गई? ठीक है ना, बाइकॉन्केव आरबीसी इलोंगेटेड सिकल सेल आरबीसी में कन्वर्ट हो गई। बोलो हाँ, ये बाइकॉन्केव आरबीसी है, ये है सिकल सेल आरबीसी, ऐसे कन्वर्ट हो गई। अब ध्यान सुनना, कॉजेस क्या है? म्यूटेशन इन बीटा ग्लोबिन जीन ऑफ हीमोग्लोबिन। HbA का मतलब नॉर्मल हीमोग्लोबिन है बंदे के अंदर, HbS का मतलब म्यूटेंट हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में क्या हुआ है? चेंज हुआ है। बोलो हाँ, समझ में आया? इसका मतलब समझ गए? HbA नॉर्मल, HbA HbS कैरियर, HbS HbS क्या है?
डिजीज्ड क्या है, समझ में आया? जैसे अगर मैं तुमको एक क्रॉस करके बताऊं, इधर से लो, इसको नॉर्मल बोलोगे ना, ये क्या है कैरियर, और क्या, जैसे एक बंदा है यहाँ पे मेल है, क्या है HBA HBS है क्या है, ये तो करियर हो गया ना, है ना, HBA हाँ, और यहाँ पे क्या है HB फीमेल मान लो, ठीक है, करो क्रॉस, मैंने क्या बोला, ये एक्स लिंक्ड है, क्या है, ठीक है, हाँ करो, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर मतलब क्या नंबर है, ठीक है, हाँ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, करो, अरे इसे करो ना डायरेक्ट, ये HBA अब इसका इसमें HBA ये ए है, ठीक है, निकल गया, 50% प्रोजनी क्या आएगी बताओ, है ना, और ये भी क्या आएगा 50%, समझ में आया, ठीक है, चलो इसका करो, HBA HBS HBA करो, करो, सभी क्या आएंगे 100% कैरियर, क्या होंगे, ठीक है, समझ में आया, होमवर्क दे दूं कुछ, ठीक है, ये क्या है होमवर्क, ठीक है, चलो एल्बिनिज्म पढ़ा दिए ना, हाँ ये पढ़ाया हूँ, यही भी बता दिया, नहीं पढ़ाया, हाँ पढ़ा दिए, ठीक है, चलो अब 2-3 और बचे हैं, तब तक इसको देख लो, फिर हम कुछ देर बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है,
ठीक है, आधे बनना है, आधे भर जाते हैं, ठीक है। नो, आई एम नॉट तोतला, आई एम ढोकला। चलो भैया, चलो चलो, थैलेसीमिया पर कहां पे? अब मैं तुम्हें बोलने वाला हूं कि थैलेसीमिया बीमारी कौन सी होती है, तो बता देना सर। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होती है, इनहेरिटेड डिसऑर्डर। कैसा? बोलो हाँ। अगर मैं बहुत बोलूं, दिस इज ऑटोसोमल रिसेसिव ब्लड डिजीज इन विच सिंथेसिस ऑफ वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ हीमोग्लोबिन इज रिड्यूस। यहां पे क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन की जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, एक या दो से अधिक जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, उसका बनना क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। क्या हो जाता है? जिसकी वजह से क्या होता है, थैलेसीमिया होती है। यानी ये एक क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है। क्या है? यानी इसके क्वांटिटी में, अमाउंट में क्या हो रही है, चेंज हो रहे हैं ना। अब क्या बोल रहा है, कॉजेस क्या है? म्यूटेशन अफेक्ट प्रोडक्शन ऑफ, क्या मैंने बोला, यहां पे म्यूटेशन की वजह से क्या अफेक्ट हो रहे हैं, हीमोग्लोबिन की जो अल्फा हीमोग्लोबिन जो है, उसका जो अल्फा ग्लोबिन चैन है वो अफेक्ट हो रहा है। और यही अल्फा ग्लोबिन चैन क्या करती थी, बताओ, ये जब अफेक्ट होगा तो हो जाएगा क्या बंदे को, अल्फा थैलेसीमिया। क्या सुनना, थैलेसीमिया में हीमोग्लोबिन की जो अल्फा और जो बीटा चैन होती है, उनके नंबर में क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाना, कमी हो जाना। क्या हो जाना, या उनके नंबर का कम बनना, ये होता है थैलेसीमिया। अगर अल्फा ग्लोबिन चेन अफेक्ट हो रहा है तो इसे हम बोलेंगे अल्फा थैलेसीमिया। अगर बीटा ग्लोबिन चेन में अफेक्ट आ रहा है, यानी प्रभाव दिख रहा है, तो इसे बोलेंगे बीटा थैलेसीमिया। क्या बोलेंगे? अब ध्यान सुनना, ये जो अल्फा ग्लोबिन चैन होती है, ये प्रेजेंट होती है क्या, क्रोमोसोम 16 पे, जीन जो है ना, जीन ऑन क्रोमोसोम 16। तो इसका जो जीन है वो क्रोमोसोम 16 पर होता है, और इसका जो जीन होता है क्रोमोसोम 11 पर होता है। समझ में आया? ठीक है, यहां पे क्या है कि प्रोडक्शन ऑफ अल्फा एंड जो बीटा चेन होता है अफेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, अफेक्ट क्यों होगा, जब जो हीमोग्लोबिन है, एचबी का मतलब हीमोग्लोबिन, क्या होता है, हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा, म्यूटेंट हो जाएगा। म्यूटेंट मतलब बदलाव आ गया, क्योंकि अल्फा चेन और बीटा चेन में चेंजेस आ गए हैं, जिसकी वजह से क्या हो सकता है बंदे को, एनीमिया। क्या हो जाएंगे, एनीमिया हो जाएंगे। अफेक्ट्स रिड्यूस हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन एंड एनीमिया हो सकते हैं, वीकनेस एंड फैटिग भी हो सकते हैं, थकान जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, थैलेसीमिया। क्या बोलते हैं? ठीक, चलो अब ये हमारा है क्या, बताओ, ये है एक्स लिंक्ड, कौन सा, हाँ, कलर ब्लाइंडनेस। क्या है ये, कौन सी बीमारी है कलर ब्लाइंडनेस? कलर ब्लाइंडनेस जो है वो एक्स लिंक्ड, क्या मैंने बोला, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। बोलो हाँ। डिसऑर्डर इन विच पर्सन कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर्स। यहां पे जानते हो क्या है, ध्यान सुनना, ये जो कलर ब्लाइंडनेस है, यहां पे क्या होता है कि जो बंदा है वो हरे रंग और लाल रंग के बीच में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है, और ये एक होता है एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। क्या होता है, समझ में आया ना? ठीक है, यानी कि अगर मुझे हरे कलर और लाल कलर में अंतर नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, मुझे कलर ब्लाइंडनेस है। और ये किसकी वजह से होता है, जो हमारे आईज में रेड एंड ग्रीन कोन होती है, उनमें अफेक्ट होने के कारण होता है, यानी उनमें क्या होती है, म्यूटेशन होता है। क्या होता है, उनके जीन में म्यूटेशन होता है, जिसकी वजह से आई में रेड एंड ग्रीन कोन अफेक्ट हो जाते हैं, और हमें रेड और ग्रीन कलर में कोई भी अंतर दिखना नहीं। समझ में आ गया? ड्यू टू डिफेक्ट इन रेड एंड ग्रीन कोन प्रेजेंट इन आइज। कॉजेस क्या है, म्यूटेशन इन जीन्स प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम। अब ये जो म्यूटेशन होता है वो कब होता है, एक्स क्रोमोसोम पर जीन होती है ना, रेड एंड कोन की, रेड एंड ग्रीन कोन की, वही अफेक्ट हो जाती है, मोस्टली इनहेरिटेड फ्रॉम मदर टू सन। ये जो कलर ब्लाइंडनेस देखा गया है, ये ज्यादातर मदर से, क्या मैंने बोला, मदर से ट्रांसफर होता है सन में, और फादर से डॉटर में, फादर से डॉटर में। अब ध्यान से सुनना, 8% मेल में देखा गया है और 0.4% फीमेल में देखा गया है। किसमें? ठीक है, सुनना, ये एक्स क्रोमोसोम है, क्या है, मैंने बोला ना, मेल में भी होगा और किसमें होगा, मेल एंड फीमेल बोथ, दोनों में होगा। बोलो हाँ होगा। ठीक है, फीमेल में एक्स एक्स होता है और मेल में एक्स वाई होता है। बोलो हाँ। अगर मैं तुमसे ये कहूं कि जो फीमेल है, फीमेल को अगर फीमेल के एक्स क्रोमोसोम पर जो जीन है ना, वहां पर कलर ब्लाइंडनेस का जीन आ जाए, क्या आ जाए,
ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस का जीन आ जाए, अगर एक एक्स क्रोमोसोम पर कलर ब्लाइंडनेस का जीन है तो ये बंदी अभी कैसी होगी? कैरियर। क्या होगी? कैरियर होगी। क्या होगी? क्योंकि इसके पास 2 एक्स क्रोमोसोम है ना। एक्स क्रोमोसोम में डिफेक्ट का कारण ये होता है ना, ये मेल के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है, यानी अगर इसके पास जीन आया कलर ब्लाइंडनेस का तो मेल कैरियर नहीं होगा, मेल कलर ब्लाइंड होगा। क्या होगा? कलर ब्लाइंड होगा, क्योंकि इसके पास क्रोमोसोम एक ही एक्स है। अगर मैं फीमेल की बात करूं तो इसके पास 2 एक्स क्रोमोसोम है, एक्स एक्स, और इसके दोनों एक्स क्रोमोसोम पर कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन आ जाए तो ये फीमेल क्या हो जाएगी? कलर ब्लाइंड हो जाएगी। ब्लाइंडनेस इसका नाम है। समझ में आया? इधर देखो, ब्लाइंडनेस नहीं, ब्लाइंड, ठीक है, समझ में आया? चलो एक क्रॉस जैसे करके देखते हैं। इधर देखना, ये फीमेल, ये मेल। चलो भैया शादी कराओ, फिर बाद में खूब क्वेश्चन भी लास्ट में करेंगे। शादी कराओ। यहाँ पे एक्स सी एक्स, एक्स वाई, कराओ क्रॉस, कराओ एक्स सी एक्स, एक्स सी वाई, क्रॉस कराओ, कराओ रीमा, एक्स एक्स, एक्स वाई। 25% का सब रेशियो आएगा, ठीक है ना। नॉर्मल फीमेल आ रहा है, नॉर्मल मेल है ना, कैरियर फीमेल आ रही है, बोलो हाँ, और ब्लाइंड बोला करो, यानी किसका कितने का रेशियो आया? बोलो हाँ, समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस पे भी होमवर्क दे देते, बोलो हाँ, बोलो चलो इसका होमवर्क ले लो। एक्स एक्स, एक्स सी वाई, ठीक, कर लोगे? घर में करना है, यहाँ नहीं, ठीक है। ये होमवर्क भैया। चलो लास्ट हमारा है क्या? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया भी क्या है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, यानी सेक्स लिंक्ड, ठीक है ना। एंड इनमें क्या होता है, कोई इंडिविजुअल जो है जिसको डिसऑर्डर है, वेयर अ प्रोटीन इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग अफेक्टेड रिजल्टिंग इन एक्सेसिव ब्लीडिंग। देखो यहाँ पे क्या होता है, तुम्हें पता है कि जब हमें चोट लग जाती है तो ब्लीडिंग होती है। क्या होती है? ब्लड आज निकलने लगता है, बोलो हाँ, बोलो ब्लड निकलने लगता है। फिर बाद में 10-15 मिनट बाद, छोटा चोट है तो आधे घंटे 10-15 मिनट बाद क्या हो जाता है, ऊपर एक लेयर जम जाती है ना, उसको हम बोलते हैं क्लॉट। क्या बोलते हैं? थक्का जिसको बोलते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बंदे को चोट लग जाती है और लगातार खून बहने की वजह से मर जाता है। क्या हो जाता है? तो होता क्या है कि हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी होती है जहां पे ब्लड को क्लॉट करने वाली जो क्लॉटिंग फैक्टर होती है वो क्या हो जाता है, अफेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? क्लॉटिंग फैक्टर अफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है चोट लगने पर, और एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लगती है, और ऐसी बीमारी को हम ब्लीडर्स डिजीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लीडर्स डिजीज भी बोलते हैं। समझ में आया? जहां पे बंदे को चोट लगने पर क्या हो जाती है, थोड़ा सा चोट लगा, खून बहेगा, अगर क्लॉटिंग फैक्टर अफेक्टेड है तो खून बहता जाएगा और रुकेगा नहीं, मर भी सकता है, डेथ भी हो सकती है। कॉजेस क्या है? ब्लड क्लॉटिंग इज डिलेड और एब्सेंट। ब्लड क्लॉटिंग देर से होगी, या तो ब्लड क्लॉटिंग होगी नहीं क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर ही नहीं है। इवन स्मॉल इंजरी, छोटी सी चोट लगने पर भी लगातार ब्लीडिंग यानी ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। मोर कॉमन इन मेल्स, और सबसे ज्यादा किसमें देखा गया है? मोर कॉमन किसमें होता है? ये मेल में। लैक ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, लैक ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। समझ में आया? लैक ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है।
जैसे अगर मैं बात करूं, यहां पे होता है HBH, ये क्या बताओ, ये क्या है? हाँ, H फॉर, चलो इसको बात बता देंगे, हटाओ इसको, ठीक है। ये हीमोफीलिया है, क्या है? लो भैया, हीमोफीलिया भी तुम्हारा खत्म हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। तो हमारा लेक्चर यही तक था, ठीक है। थैंक यू सो मच। क्या भेज दें? ठीक है, तो आज के लिए भैया इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। खुश रहो, आबाद रहो, पढ़ो लिखो, बनो महान, डॉक्टर बनो, सुई लगाओ, बीमार करो।